दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो शुद्ध रूप से पर्यावरणीय घटनाओं से संबंधित है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण स्रोत घटना चक्र जैसी मैगजीन से यहाँ पर लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो उसके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। कोई भी आप वनडे एग्जाम देंगे तो ये पर्यावरणीय जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर प्रश्न के रूप में समेट दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें फैक्ट कंसेप्ट यहाँ मालूम होगा जो आपको स्टैटिक्स में भी बहुत अच्छा खासा काम देगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले वाले प्रश्न में, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्तों अभी इसमें 25 सदस्य थे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, तो इसमें अभी एक 26वां सदस्य जुड़ गया है। वो कौन है दोस्तों? सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। तो आप लोग जानते हैं बिग कैट क्या होते हैं। बिग कैट अलायंस दोस्तों ये भारत की पहल पर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी बिग कैट का हेडक्वार्टर जो है ये इंडिया में यानी दिल्ली में है। तो इतना आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ कह रहे हैं कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड यानी सैटेलाइट लगा हुआ है कहाँ? गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ पर। गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ क्या होता है कि ये दोस्तों मीठे पानी के एक तरह के कछुए होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग की जा रही है, जिनके जो बहुत ज़्यादा दोस्तों इनका अवैध तरीके से व्यापार होता है। इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से घटती जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने उनको ऊपर एक चिप लगाकर दोस्तों उसको टैग कर दिया है कि उनको सैटेलाइट के द्वारा उनको ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये कहाँ पर हैं, कौन इसे कहाँ पर ले जा रहा है। तो ये है, तो इसके ऊपर जो चिप लगा दिया है इसी के नाते इसको सैटेलाइट टैग कहा जाता है, यानी सैटेलाइट के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ यानी मीठे पानी में रहने वाला एक प्रकार का कछुआ है। यह किस राष्ट्रीय उद्यान में ये छोड़ा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में, इसके पास है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, तो वहाँ पर इसको छोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चले यहाँ पर देखें हम लोग तीसरा वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो ग्रेट निकोबार परियोजना के अंतर्गत लिटिल निकोबार द्वीप में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? तो कौन सी प्रजाति है जिसको संरक्षित करने के लिए निकोबार में किस प्रजाति के संरक्षण के अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वही लेदर ब्रेक टर्टल यानी एक प्रकार का कछुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को दोस्तों टर्टल को ही मतलब टर्टल कहीं आए तो ज़्यादातर आपको देखेंगे तो कछुआ का नाम आपको इंग्लिश में टर्टल लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा इससे। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ पर, यहाँ चौथे वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र कितने अरब हेक्टेयर से घटकर कितने अरब हेक्टेयर रह गया है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई थी वैश्विक वन लक्ष्य 2026 की, इसमें बताया गया कि पिछले 10 साल में 2015 से 2025 के बीच वन क्षेत्र में इतने हेक्टेयर की कमी आ गई। तो पहले जो है 2015 में कितना था दोस्तों, ये 4.18 से 4.18 अरब हेक्टेयर, लेकिन अब ये 10 साल में कितना हो गया? 4.14। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये बी हो जाएगा। चौथे का कौन हो गया? आपका बी हो जाएगा। 4.18 से घटकर 4.14 हो गया, यानी आप घटा कर देख लीजिए इतने अरब हेक्टेयर की कमी हो गई है। आगे यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पाँचवें वाले में थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इकोसाइड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसाइड का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अगर हम लोग शब्दों को नहीं समझेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसे नहीं समझेंगे, तो हम लोग का कंसेप्ट एकदम बिगड़ जाएगा। इकोसाइड का मतलब होता है दोस्तों मानवीय गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण पर नुकसान पहुंचता है, जैसे युद्ध वगैरह हो जाता है या कोई विस्फोट या कोई प्रयोग करते हैं उसके कारण, तो जो इकोसिस्टम पर नुकसान होता है मानवीय गतिविधियों के कारण उसे इकोसाइड बोलते हैं। तो इकोसाइड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गैल्स्टन ने किया था। इनको याद रखे रहेंगे, ये वियतनाम का एक बार युद्ध हुआ था तो वहीं के ये थे, तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करके और बताया, वही इन्होंने इसका नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, डब्ल्यू गैल्स्टन। आगे देखें यहाँ हम लोग, यहाँ देखें छठे वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, बिलायती बबूल
बिलायती बबूल को दोस्तों इसी के विदेश में दोस्तों ये गांडो बावल भी बोलते हैं। तो ये विदेशों में जिसे गांडो बावल बोला जाता है, हमारे यहाँ इसी को बिलायती बबूल बोला जाता है कि ये जो राजस्थान और वगैरह इलाके में बड़ा तेज़ी से मरुस्थलीकरण होता है, तो उसको रोकने के लिए ये विदेश से पौधा लाए थे, अंग्रेज़ों ने लगाया था वहाँ पर। तो क्यों लगाया था? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरुस्थलीकरण होता है और ये बबूल वगैरह कम पानी में भी वहाँ पर सस्टेन रह सकते हैं, तो इसलिए। तो बिलायती बबूल किस आक्रामक विदेशी प्रजाति का स्थानीय नाम है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यानी किस आक्रामक विदेशी प्रजाति का नाम है? तो लेंटाना कैमरा ये तो नहीं है यहाँ पर, ये दोस्तों जुल्फी फ्लोरा टाइप का नाम है, यहाँ पर है जुल्फी फ्लोरा यानी प्रोसोपिस जुल्फी फ्लोरा। ऑप्शन नंबर सी, यह इसी प्रजाति का नाम है, ये याद रखे रहेंगे बिलायती बबूल को। आगे देखें यहाँ पर जो 7वें में आपसे जो पूछा जा रहा है, भारत का 100वां रामसर स्थल हाल ही में किसे घोषित किया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामसर स्थल से एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपसे अगर जो यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपसे 100वां पूछे तो अभी हाल ही में बलिया के दोस्तों सुराहा ताल, और जिसको जेपी नारायण के नाम से भी उनका नाम रख दिया गया है, तो बलिया का, उत्तर प्रदेश के बलिया का सुराहा ताल ये 100वां है। और उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का 13वां है। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 13 हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा दोस्तों तमिलनाडु में रामसर स्थल है जो 20 है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 हैं, 13वां उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये 13वां है सुराहा ताल। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये 100वां है। अगर 99वां अगर हम लोग देखें, 99वां रामसर स्थल साइट कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ का एक शेखा करके है, शेखा पंछी अभ्यारण्य, तो उसको दोस्तों यहाँ पर किया गया है। 97वां में अगर हम लोग देखें तो 97वां में दोस्तों गुजरात का एक है, ढांड करके झील है, तो वो हो जाएगा वहाँ पर। तो ये अभी आएगा सामने, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो 100वां किसे हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण पंछी अभ्यारण्य, जिससे सुराहा ताल पहले नाम था, अब जेपी नारायण के नाम से रख दिया गया है। आगे जरा हम लोग देखें तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी इंस्पायर्ड बाई नेचर, यानी प्रकृति से प्रेरित, फॉर क्लाइमेट यानी क्लाइमेट के लिए, फॉर आवर फ्यूचर यानी हमारे भविष्य के लिए, यानी प्रकृति से प्रेरित हमारी जलवायु के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये याद रखे रहेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा क्लाइमेट, तो ये आपको याद रहेगा। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों क्या आपसे पूछा जा रहा है, भारत का 99वां रामसर स्थल कौन है? तो यही दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, यानी जो जेपी वाले से पहले, सुराहा ताल से पहले यूपी का ही एक था दोस्तों। तो ये शेखा झील पंछी अभ्यारण्य जो कहाँ है? यूपी में है। यूपी के कहाँ है? अलीगढ़ में। तो इसे याद रखे रहेंगे, ये राष्ट्रीय स्तर पर 99वां है, लेकिन अगर वो यूपी के देखें तो उत्तर प्रदेश का ये 12वां है। तो इसको याद रखे रहेंगे आप। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें 9वें 10वें में, तो यहाँ पर आज दोस्तों बड़ा अच्छा आ गया प्रश्न आपका, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे रामसर स्तरों को, आप कंफ्यूज ना हो कहाँ से पूछ ले, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे, इसलिए हमने डाल दिया है आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो छारी ढांड रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो छारी ढांड दोस्तों ये भी अभी हाल ही में दोस्तों इसको शामिल किया गया था रामसर स्थल में। ये कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। ये गुजरात में दोस्तों, गुजरात में कहाँ? तो गुजरात का जो है दोस्तों यहाँ पर, वैसे तो आपको राज्य का नाम पूछा गया है, आप यहाँ बता देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर और थोड़ा सा आपको अंदर घुसने का प्रयास करें तो गुजरात के कच्छ में है। तो कच्छ में आप वाला हिस्सा जानते होंगे, गुजरात के कच्छ में है छारी ढांड। अगर ऑल ओवर पूछे तो ये कौन सा था? तो ये 98वां, यानी 100वां तो आपका वो सुराहा ताल हो जाएगा जेपी वाला, 99वां तो वो शेखा झील अभ्यारण्य हो जाएगा, जो 98वां ये वो यूपी का ही, और ये कौन था? ये 97वां था। तो ये छारी ढांड वाला गुजरात वाला ये 97वां था। तो इसको याद रखे रहेंगे आपसे। और 98वां की बात करी जाए यहाँ पर अगर 98वां की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा गुजरात का छारी ढांड। तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 11 माले में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये उसके पहले का है। तो देखिए यहाँ पर
पटना पंछी अभयारण्य जिले जिसे भारत का 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस जिले में है? तो पटना, नाम से पटना लग रहा है, कुछ लोग बिहार लगा देंगे, नहीं, ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एटा, पटना। तो आपसे ये रिदम याद रहेगा। तो फिर से आपको एक बार याद करा दें। 100वां दोस्तों जयप्रकाश बलिया सुरहाताल। 99वां क्या हो जाएगा? शेखा अलीगढ़ यूपी। 98वां क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी आया चारढांड गुजरात वाला। फिर दोस्तों ये 97वां में क्या आ जाएगा? ये पटना वाला। तो इसको याद रखे रहेंगे। सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे चले, यहाँ पर हम लोग देखें 12वें वाले में। तो आपसे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा बना? तो छत्तीसगढ़ का पहला है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये तो यही है, ऑप्शन नंबर आपका बी, कोपरा जलाशय। तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर 13 वाले में मिला है। तो जहाँ पहला वाला होता है तो वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सिलीसेड झील, सिलीसेड झील जिसे भारत का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो सिलीसेड झील 95वां राम स्थल घोषित किया गया, किस राज्य में है? तो सीधी सी बात, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। आगे देखें, ये सिलीसेड झील है, कभी कभी ये पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि 1845 में यही सिलीसेड झील थो। ये 1845 में इसका निर्माण एक राजा थे दोस्तों, राजा बिनय सिंह थे, तो उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसको याद रखे रहेंगे आप। आगे देखें, यहाँ देखिए आपसे 14वें वाले में पूछा जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन सा बना? तो सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? तो ये तो है नहीं दोस्तों, यही है, यहाँ पर ये खेचियो पल्लरी आर्द्रभूमि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। सिक्किम वगैरह का नाम भी देखकर आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का नाम कुछ इसी तरह के होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये सिक्किम का है, हमारी हिंदी पट्टी का यहाँ नहीं है। आगे देखें, यहाँ पर हम लोग 15 वाले में देखें तो ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। झारखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? तो यहाँ पर रामसर, यहाँ कौन सा ऐसे लिखा गया है, तो कौन सा बना? तो यहाँ पर आप बता देंगे, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, खींचन तो होगा नहीं, मेनार तो होगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ऑप्शन नंबर बी आपका यही हो जाएगा, यही बी वाला। तो सॉरी बी नहीं यार, ये उधवा झील हो जाएगा, उधवा झील। ये झारखंड का पहला रामसर स्थल ये उधवा झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बनेगा, बहुत ज़्यादा। उधवा झील झारखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, इसको याद रखे रहेंगे। आगे देखा जाए अगर हम लोग 16 वाले में, तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेकंड, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला पहला आर्द्रभूमि शहर कौन है? तो ये एक तरह का स्टैटिक्स टाइप का प्रश्न हो गया, यानी रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा है? तो उस शहर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता देना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, वही इंदौर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर के बारे में पूछे तो आप तुरंत बता देना है, ये रामसर कन्वेंशन के तहत ये मान्यता प्राप्त होने वाले पहले भारतीय शहर है, यानी वेटलैंड सिटी है। तो अब तक देश में कितने ऐसे शहर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के तहत जो है उनको और एक फैक्ट याद रखिएगा, ऐसे शहर जो अभी जिस तरह के ये हमने बताया आर्द्रभूमि शहर, ऐसे शहर जो वैश्विक सूची है उसमें कुल 74 शहर हो चुके हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का आपसे घटना हो गई है आपके पर्यावरण संबंधी मुद्दों से। आगे यहाँ पर देखेंगे अगर 17 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वही बड़ी बिल्ली वाला आ गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है दोस्तों, बिग कैट अलायंस वाला, क्योंकि ये भारत की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो वही इंडिया में दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, दिल्ली में। आगे देखा जाए, यहाँ देखें हम लोग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा
टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये सुंदरवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुंदरवन कहाँ का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का है, आप लोग तो जानते हैं ये सुंदरवन। नागार्जुन सैलम के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। तो पहला अगर पूछे तो आप क्या बता देंगे? पहला वाला नागार्जुन श्री सैलम, तो वहाँ पर आपको ये याद रहेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 वाले को अगर देखेंगे तो बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है आपसे, बाघ से ही रिलेटेड है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान, जिसे इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस। तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस के बारे में इसे पूछा जा रहा है। तो इसका पहला चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका पहला चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? क्या कर्नाटक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप किस पर जाएंगे? इस पर कैसे जाएंगे? ये मध्य प्रदेश में भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, हिंदी पट्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कहाँ पर शुरू किया गया? तमिलनाडु में। तो इसको याद रखे रहेंगे, जिसमें दोस्तों ये कहा किया गया कि एक तरह का ये 2022 में तमिलनाडु में बाघों की संख्या जो थी वो कुल 306 पाई गई थी। तो इसके तरह से उसमें बाघों की एक तरह से गणना यहाँ पर की गई थी यहाँ पर। तो आगे जरा यहाँ पर देखें अगर हम लोग 20 वाले में, तो देखें यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है 33 वर्षों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से प्राप्त करने वाला कौन सा है, कौन सा राज्य है? तो वही है गुजरात। ये इसको गुजरात को एक बार टाइगर स्टेट कहा जाता था, फिर बीच में इसको नहीं कहा जा रहा था क्योंकि उतने नहीं रह गए थे। फिर अच्छी खासी टाइगर वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ी तो फिर से गुजरात को टाइगर स्टेट कहा जाने लगा। तो यहाँ पर इसको आप याद रखे रहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, जिसमें टाइगर की कई सारी प्रजातियाँ, जैसे बाघ हम लोग को बिग कैट कह सकते हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, ये सब सभी वहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कह दिया जाता है। यहाँ देखें अगर हम लोग यहाँ भारत का पहला चीता संरक्षण गलियारा कॉरिडोर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो चीता संरक्षण गलियारा किन क्षेत्रों को जोड़ेगा? तो ये गलियारा क्या होता है दोस्तों? अगर ये किसी मतलब जैसे जंगल वगैरह से मान लीजिए कोई हाईवे गुजर रहा है, तो इसको दोस्तों जानवरों का और मोटर वाहन का टकराव ना हो, इसलिए वहाँ पर एक गलियारा टाइप बना के ऊपर से पैक कर दिया जाता है, जानवर ऊपर से आए जाएं और नीचे से अपने वाहन चले जाएं। तो यही है यहाँ पर। तो ये चीता संरक्षण गलियारा ये किन क्षेत्रों को जोड़ेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किन क्षेत्रों को जोड़ेगा मेरे भाई? वो कूनो गांधी सागर और मुकुंदरा हिल्स। ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ ये हो जाएगा। अब बात आती है ये कहाँ के हैं? ये जो मध्य प्रदेश में कूनो गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी से है, और मुकुंदरा हिल्स की अगर बात किया जाए तो ये राजस्थान में। तो यहाँ पर इन दोनों को याद रखे रहेंगे, इन्हीं को यहाँ से जोड़कर गलियारा बनाया गया है चीता संरक्षण के लिए। तो आगे चले हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ देखें 22 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 16वीं शेर जनगणना, यानी शेरों की जो जनगणना होती थी अब तक 15 बार हो गई, जो 16वीं बार हुई, तो उसके अनुसार एशियाई शेरों यानी ऐसे शेर जो एशिया में पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी दर्ज की गई है वो आपको बताना है। तो 891। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इस डाटा को याद रखे रहेंगे, कई बार पूछा गया है। एक बार तो यूपी पीसीएस में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया गया था, तो ये एक बार याद रखना। अगर बढ़ने की बात कही गई तो ये जो पिछली बार जनगणना हुई थी 15वीं, तो उससे दोस्तों लगभग ये 32% ज़्यादा हुई है। तो लगभग 32% इसमें ग्रोथ हुआ है। आगे देखें, यहाँ देखें जो चौथे अगले में पूछा जा रहा है कि चौथा शेर प्रजनन केंद्र। तो शेर प्रजनन केंद्र यानी क्या होता है कि जब शेर एक उनको प्रजनन करने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उनको एक उचित वातावरण चाहिए, तभी वो प्रजनन करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा शेरों की जनसंख्या बढ़ेगी। तो उनको एक उचित माहौल दिया जाता है, एक केंद्र बनाया जाता है वो प्रजनन करें। तो ये केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों? तो ये यहाँ पर ये मैसूर चिड़ियाघर, तो ये तो नहीं होगा, इसको तो हम एलिमिनेट पहले करें। और ये राजगीर जू सफारी होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये राजगीर जू सफारी कहाँ है दोस्तों? इसके बारे में, ये बिहार के नालंदा में है। तो बिहार के नालंदा में है ये, बिहार के नालंदा में ये चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। तो इसको भी याद रखे रहेंगे, अभी ताज़ा ताज़ा है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो
तो आगे हम लोग यहाँ पर देखें 24 वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बता देना है मुकुंदरी सफारी, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ बी हो जाएगा। आखिर ये मुकुंदरी सफारी है कहाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। तो मुकुंदरी भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के ये मुकुंदरीपुर सफारी में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी होगा। आगे देखें अगर हम लोग 25 वाले में, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है कि ये प्रथम डीएनए आधारित हाथी जनगणना, यानी डीएनए के बेस पर जो हाथियों की जनगणना हो रही है, उसके अनुसार जंगली हाथियों की अनुमानित संख्या कितनी पाई गई है। तो यहाँ पर कितनी पाई गई है दोस्तों, 22,000 के आसपास, इतना याद रखे रहेंगे। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका 22,446। मोटा मोटा याद रखे रहेंगे तो आपको दिमाग में वहाँ पर क्रैक कर जाएगा। भारत की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में दर्ज की गई, तो सर्वाधिक डॉल्फिन जो है वो यूपी में दर्ज किया गया, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में। आगे देखिए यहाँ देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है घड़ियाल संरक्षण, जिसे इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोला जाता है, घड़ियाल संरक्षण के अंतर्गत गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चों को किस अभ्यारण्य में छोड़ा गया। तो यहाँ पर उस अभ्यारण्य का नाम पूछा जा रहा है, आखिर किस अभ्यारण्य में घड़ियाल के छोटे छोटे बच्चों को गेरुआ नदी में छोड़ा गया। तो आपको ये पता होगा, हाँ गेरुआ नदी के पास कौन सा अभ्यारण्य है, तो ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप बता देना मेरे भाई, वहाँ पर गेरुआ नदी के आसपास कौन सा वहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो उसी में छोड़ा गया होगा। तो आप आराम से बता सकते हो यहाँ पर कौन है, कतरनिया घाट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा। कतरनिया घाट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये यूपी में है, इसको भी याद रखे रहेंगे। यूपी स्पेशल में सब आपको बड़ा काम देगा, क्योंकि यूपी स्पेशल में वही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं जो समसामयिक घटनाओं में या चर्चाओं में बने रहते हैं। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा सैंडबार नेस्टिंग पंछियों के संरक्षण, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है सैंडबार नेस्टिंग पंछियों के संरक्षण के लिए स्वीकृत परियोजना मुख्यतः किन पंछियों के लिए है। तो कौन से पंछियों के लिए है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सारस और मोर के लिए तो है नहीं, यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ये इंडियन स्कीमर और रिवर टर्न के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर ये आपका सी हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से हैं, तो दोस्तों ये कौन सा है, तो ये जो है एक तरह का गंगा यमुना चंबल ब्रह्मपुत्र के किनारे जो आवास हैं, तो उनकी इंडियन स्कीमर रिवर टर्न पंछी क्या होते हैं। पंछीड़ा, तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 28 वाले को देखें, तो आपसे देखिए एक अच्छा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो होता है किसी को थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आता, तो बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। थोड़ा देखिए, सैंडबार नेक्स्टिंग पंछियों के संरक्षण के लिए स्वीकृत परियोजना मुख्यतः किन पंछियों के लिए है। तो किस पंछियों के लिए है दोस्तों, तो पंछीड़ा के लिए है। तो पंछीड़ा हम लोग ये स्थानीय भाषा में कहते हैं, स्थानीय भाषा में हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28 वाले को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। थोड़ा देखिएगा, सैंडबार नेक्स्टिंग पंछियों के संरक्षण के लिए स्वीकृत परियोजना मुख्यतः किन पंछियों के लिए है। तो आपको बताना है कि ये सैंडबार नेक्स्टिंग जो पंछियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना स्वीकृत हुई है, तो ये किन पंछियों के लिए है। तो आप बता देना ये पंछीड़ा के लिए है। तो पंछीड़ा आप लोग जानते हो ना, स्थानीय भाषा में इसका नाम पंछीड़ा है, या कहीं कहीं पंचीरा भी बोल दिया जाता है। लेकिन इसका जो कह सकते हैं हम लोग ऑफिशियल टाइप का नाम है, जो जिसे कई सारे मतलब
हर जगह इसको जिसको जिस नाम से जाना जाता है, उसका नाम इंडियन स्कीमर और रिवर टर्न है, जो नदियों के किनारे वगैरह बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी होगा। यहाँ देखिए 29 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं, कछुआ संरक्षण के लिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, कछुआ संरक्षण के लिए मॉडल मंदिर के रूप में किस मंदिर को मान्यता दी गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा, भूलेगा नहीं। कछुओं को बचाने के लिए यानी संरक्षण के लिए मॉडल मंदिर के रूप में किस मंदिर को घोषित किया गया है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये नागशंकर मंदिर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो ये नागशंकर मंदिर दोस्तों ये है कहाँ, तो सबसे पहले इसको जान लेंगे। तो ये नागशंकर मंदिर ये दोस्तों ये कहाँ है, ये असम में है। असम में, असम का दोस्तों एक ज़िला है विश्वनाथ, असम के विश्वनाथ ज़िले में एक दोस्तों मंदिर है नागशंकर मंदिर। उसी मंदिर को दोस्तों कछुओं को बचाने का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पर क्या होगा, उस मंदिर के सामने एक जो बहुत बड़ा तालाब है उसमें कछुओं को छोड़ा जाएगा और कछुओं को एक आस्था से जोड़कर देखा जाएगा कि हाँ नागराज के ये सब बच्चे हैं, उनके ये सब ये हैं, तो एक आस्था से जुड़ जाएगा। तो कछुओं की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बचाया जाएगा, लोगों की आस्था हो जाएगी। तो यही है मंदिर मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करना। आगे देखें, यहाँ पर देखें हम लोग ये 30 वाले में तो आपसे पूछा जा रहा है CSIR IHBT ने हींग के पहले सफल फूल आने की सूचना कहाँ दी। दोस्तों अब तक किसी ने नहीं जाना, किसी ने देखा नहीं कि हींग में जो फूल आते हैं कैसे आते हैं कि नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर। तो CSIR IHBT ने एक संस्था है, तो इन्होंने हींग के पहला सफल फूल आने की सूचना दी है। हाँ इस तरह से आता है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये शिमला में तो नहीं है, लेह में नहीं है, पालमपुर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, पालमपुर। तो पालमपुर कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश वहीं जहाँ से कंगना रनौत सांसद है, समझ गए होंगे आप। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, आगे हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ थोड़ा देखें 31 वाले में। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो 31 वाले में पूछा जा रहा है कि सीना स्पेटबिलिटीज़, तो सीना स्पेटबिलिटीज़ तो दोस्तों तो हम प्रश्न संख्या 31 वाले को देखें। तो यहाँ आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, सेना स्पेक्टेबिलिस नामक आक्रामक प्रजाति, एक आक्रामक प्रजाति है जिसका नाम कह रहे हैं सेना स्पेक्टेबिलिस है, यह एक आक्रामक प्रजाति है। इसको समाप्त करने के लिए किस मिशन किस राज्य ने शुरू किया गया है, इसको समाप्त करने का एक मिशन शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया गया है, यहाँ आपसे ये बता रहे हैं, तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखेंगे ये जो सीना स्पेक्टेबिलिस नाम का एक आक्रामक प्रजाति है, ये पीले पीले फूल टाइप के होते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों वाड़ियों के दूल्हे उल्हे को सजाने में इसका काम किया जाता है, महंगा भी आता है, लेकिन यह बहुत सारी प्रजातियों को ख़त्म कर देती है जहाँ उगती है, इसलिए इसको समाप्त करने का तमिलनाडु सरकार ने एक मिशन चलाया है। आगे यहाँ पर देखें हम लोग 32 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क परियोजना किस राष्ट्रीय मार्ग पर शुरू की गई है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, ये क्यों शुरू किया गया कैसे बताता हूँ। देखिए भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क, इसका मतलब क्या है, इसी में छुपा हुआ है, यानी वन्यजीवों को सुरक्षित करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। किस राजमार्ग पर शुरू की गई है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो राजमार्ग अगर बताना हो तो आप बता देना, NH नेशनल हाईवे 45 पर शुरू किया गया है। तो ये क्या है, नेशनल हाईवे 45 दोस्तों क्या है कि एक संवेदनशील है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ से वो गुजरता है, जब कोई अभ्यारण्य वगैरह पड़ता है, जंगल वंगल टाइप के पड़ता है, तो जानवरों से और वाहनों से टक्कर बहुत होती है। तो क्या करेंगे, वही जो मैंने अभी बताया था, वाहन है और मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई जंगल है, अब इस जंगल से हाईवे गुजर रहा है, तो वाहनों का जानवरों से टकराहट होगी। तो जितना दूर हाईवे है इसको दोस्तों ओवर ब्रिज टाइप का बना देना कि जानवर आएँ, सड़क नीचे से चली जाए, जानवर सड़क के ऊपर से आराम से ओवर ब्रिज की तरह उस पर टहलते रहें। जैसे ओवर ब्रिज होता है, नीचे ट्रेन चली जाती है, ऊपर से लोग आते जाते हैं, उसी तरह से। तो उसमें सड़क सुरक्षित होगी, वाहनों का और वन्यजीवों का टकराहट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। आगे देखें हम लोग, ये मध्य प्रदेश में है, NH 45, ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। आगे देखें 40वीं एशियाई जलपक्षी गणना, 40वीं
एशियाई जल पंछी गणना, यानी ऐसे पंछी जो जल में रहते हैं, जैसे बकुला हो गया, बत्तख हो गया, ये सब की बात की जा रही है। तो इसकी गणना किस अभयारण्य में आयोजित की गई है? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है 40वीं एशियाई जल पंछी गणना किस अभयारण्य में आयोजित की जा रही है। उस अभयारण्य का यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में है। मैं AP लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश न समझ लीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। आगे चले हम लोग देखें 34 वाले का, अगर तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे के 22 किलोमीटर हिस्से पर विकसित किया जा रहा है। फिर वही बात, वन्यजीवों को टकराहट कमी के लिए गलियारा बनाया जाता है, हाईवे का ये जो संरक्षण गलियारा बनाया जाता है, वही सब बात है यहाँ पर। तो गलियारा, भारत का पहला वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर के हिस्से पर बनाया जा रहा है। तो वही बात है यहाँ पर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो है नहीं, ये सीधी सी बात है। गंगा एक्सप्रेसवे तो अभी बना, ये भी नहीं है। तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। अब कौन है यहाँ? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दोस्तों ये 12 किलोमीटर का दोस्तों यहाँ पर ये गलियारा बनाया जा रहा है, जिससे वन्यजीवों और वाहनों का टकराहट न हो। आगे देखें, यहाँ हम लोग देखें 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैटिक टाइप्स का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उसी राज्य में होगा जो राज्य भीमराव अंबेडकर का गृह राज्य था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्म हुआ था वहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में ही ये उन्हीं के नाम से एक रखा गया है अभयारण्य। आगे यहाँ पर देखें 36 वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे बताएं। वन्यजीवों का एक बायो बैंक है, तो यानी उनकी जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो मैसूर तो पक्का नहीं है यहाँ पर, तो उसमें अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा में था, देखा होगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ऑप्शन नंबर ये आपका C हो जाएगा। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये दार्जिलिंग में है, असम के दार्जिलिंग में। तो यहाँ पर याद कर ही रहेंगे आप लोग, दार्जिलिंग। आगे देखा जाए अगर, ये 37 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि अरालम, ये क्या है? अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर किस संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो अरालम दोस्तों तमिलनाडु का एक शब्द है, देख ही सकते हैं। तो अरालम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर किस संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? वो तितली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये C हो जाएगा दोस्तों। केरल में ये है, एक तो एक तमिल टाइप का ये शब्द है, लेकिन ये अरालम वन्यजीव अभयारण्य पहले कहाँ था? ये केरल में, तो वही है ये। लेकिन उसका जो केरल में अरालम वन्यजीव अभयारण्य था, उसका नाम अब बदल कर तितली अभयारण्य रख दिया गया है, क्योंकि इसके आसपास तितलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो इसलिए इसका नाम तितली अभयारण्य ही रख दिया गया। तो याद रखे रहेंगे, केरल में है तितली अभयारण्य, केरल में। आगे देखें अगर हम लोग 38 वाले को, तो कह रहे हैं कि 5957 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर वही फिर हो जाएगा दोस्तों, यानी वन्यजीवों से संघर्ष के लिए उस रोड को ढका जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो एलिवेटेड कॉरिडोर जो 5957 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है, वन्यजीवों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, सिंपल सी बात। आगे चले हम लोग अगर देखें, यहाँ गंडक नदी से रिलेटेड आ गया है प्रश्न। गंडक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं गंडक नदी को एक तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, किसके तहत? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के। तो कौन सा नेशनल वाटरवे है? उस वाटरवे का आपको नाम बताना है, नेशनल वाटरवे 37। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जब भी आए आपको गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो कौन सा है? नेशनल वाटरवे 37। आगे यहाँ पर देखें अगर 40 वाले में, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले सौर संचालित नदी लाइट हाउस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका मतलब ये है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक दोस्तों सौर संचालित नदी लाइट हाउस विकसित किया जा रहा है। सौर संचालित नदी लाइट हाउस का मतलब क्या है कि यहाँ पर
जितने भी लाइट से चीज़ें हैं, जैसे उनको सिग्नल देना, नेविगेशन या लाइट वगैरह, तो सारी ज़रूरतें जो सोलर एनर्जी से वहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो वही यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। वो कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपका आधा दिमाग काम कर जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों डिब्रूगढ़ और जोरहाट। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये 20 मीटर ऊंचे बनाया जा रहा है डिब्रूगढ़ और जोरहाट में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। यहाँ 41 वाले का अगर देखा जाए तो भारत में किस महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लैब बनाने की योजना बना रहा है? बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। हिंद महासागर में ऐसा काम किया जा रहा है, सबसे गहरी लैब बनाई जा रही है। 42 वाले को देखें तो भारत का पहला अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? संग्रहालय मतलब जो जहाज वगैरह डूबे हुए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उन सबको पानी के अंदर रखा जाएगा। लोग जाएंगे, उनको एक विशेष तरह का कपड़ा पहनाया जाएगा, ऑक्सीजन की सुरक्षा दी जाएगी, डूबे वगैरह न, तो वो जाएंगे पानी में डूबकर उसको देखेंगे। जैसे हम लोग प्रदर्शनी वगैरह नहीं देखने जाते, संग्रहालय जैसे नेहरू जी की चीज़ें रखी गई हैं, गांधी जी की रखी गई हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी होगा। तो ये कहाँ पर ये अंडर वाटर संग्रहालय भारत का पहला ये बनाया जा रहा है? ये आपसे जो पूछा जा रहा है ये कहाँ है? तो दोस्तों ये है सिंधुदुर्ग में। ऑप्शन नंबर ये, महाराष्ट्र का एक सिंधुदुर्ग जिला है, वहाँ पर निवाती रॉक्स के पास यहाँ पर ये किया जा रहा है। तो निवाती रॉक्स सिंधुदुर्ग के पास ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो इसको याद रखे रहेंगे, महाराष्ट्र याद रखे रहेंगे, नहीं तो भूल जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 43 वाले को, तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे, BBNJ समझौता किससे संबंधित है? तो यहाँ BBNJ का मतलब क्या है? बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। तो एक ये दोस्तों एक समझौता है, कह रहे हैं ये किससे संबंधित है? तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो हम लोग इकोनॉमी ये जो पर्यावरण संबंधित घटनाएं पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण से ही संबंधित होगा। तो यानी समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो यह 17 जनवरी 2026 को लागू हो गया है यह समझौता। आगे देखें अगर 44 वाले को, तो यहाँ से पूछा जा रहा है भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को किस खाड़ी में मान्यता दी गई? तो डुडोंग संरक्षण रिजर्व को किस खाड़ी में मान्यता दी गई? खाड़ी बहुत सी, मन्नार खाड़ी, पाक खाड़ी, खंभात खाड़ी। तो किस खाड़ी में? पाक की खाड़ी। तो क्या पाक की खाड़ी पाकिस्तान के पास है? तो नहीं, इसका नाम ही है पाक की खाड़ी, लेकिन ये पाकिस्तान के पास नहीं है। बहुत लोग नए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप तमिलनाडु के पास इसको देखेंगे अगर पढ़े होंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी वही है। तो चराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित? नाम से ही लग रहा है, थोड़ा चूंचा टाइप का नाम होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट ही असम हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। हिंदी पट्टी का तो नाम तो नहीं है। तो आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें नाम से ही देखकर लगा दोगे, ये हिंदी पट्टी के नॉर्थ ईस्ट की है या फिर वो साउथ की है, वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा अनुमान लगा लिया करो। यहाँ पर देखें हम लोग 46 में, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि कुल्सा नदी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो आपस में समझौता करके एक कंबाइन परियोजना चला रहे हैं? तो कौन सा है? तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ये वहाँ पर ये तो नहीं, असम, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये तो नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, और असम मेघालय है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। असम मेघालय कुल्सी नदी परियोजना चला रहे हैं मिलकर। आगे देखें, आगे यहाँ पर हमारा ये 47 वाला में देखें अगर हम लोग, तो कह रहे हैं भारत की पहली NICU PGE निकेल कॉपर प्लेटिनम समूह सल्फाइड भंडार कहाँ खोजा गया है? तो भारत में पहली बार निकेल कॉपर प्लेटिनम समूह की जो सल्फाइड भंडार है वो कहाँ खोजा गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो महासमुंद में खोजा गया है। तो महासमुंद का है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? छत्तीसगढ़। तो याद रखे रहेंगे इसे। आगे हम 48 वाले का अगर देखें तो कह रहे हैं आपसे मंगल ग्रह पर वालिया माला क्रेटर का नाम
किस भारतीय राज्य पर रखा गया है, तो वहाँ पर ये आपसे भारतीय राज्य के ही नाम पर रख दिया गया, तो केरल के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो केरल ये सब मामलों में बड़े आगे रहता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 48। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 48 प्रश्न तैयार किया था, जो विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं, घटना चक्र, कुछ दृष्टि IAS, PW वगैरह के भी स्रोतों से हमने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया था, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों ये पार्ट ए हम लेकर आए हैं। इसके बाद जस्ट यही पर्यावरण, जो और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम आधे प्रश्न जो बचे हैं वो पार्ट बी में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में वीडियो में। नमस्कार।